हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए मैं एक सेकंड लेक्चर लाया हूँ आंसर इवैल्यूएशन पर। इससे पहले कि आप ये लेक्चर देखो, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने एसेस को इवैल्यूएट किया था, एंड उसके अलावा जो भी टेक्निक के वीडियोस मैंने अभी तक डाले हैं एंड सैम्पल ऐसे राइटिंग के जो वीडियोस हैं आप उनको देख लीजिए, सो यू कैन गेट अ बेसिक आइडिया कि ऐसे आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है। स्कोरिंग के पैरामीटर्स बता देता हूँ। मैं आंसर्स को आउट ऑफ 5 स्कोर करता हूँ। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन को आएगी 1 मार्क ईच, एंड मेन बॉडी के लिए 3 मार्क्स रहते हैं। आप भी अपने आंसर सबमिट कर सकते हो टेलीग्राम पर ग्रुप्स हैं, मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम। आप इन दोनों ग्रुप्स को सर्च करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने आंसर्स अगर अपलोड करेंगे तो उनको भी इवैल्यूएट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जब भी आप ऐसे लिख रहे हो टॉपिक को सीधे अटैक कीजिए। इंट्रोडक्शन में आप लिखिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है, वाई आर दे नीडेड। ठीक है। मेन बॉडी में हम मेनली दो चीज़ों पर बात करेंगे कि अभी तक क्या रिफॉर्म्स किए जा चुके हैं, क्या रीज़न थे रिफॉर्म्स लाने के, एंड उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है। सेकेंड पार्ट में जो मेन कंटेंट है उसमें हम बात करेंगे कि फर्दर क्या हमें करना चाहिए। ठीक है। तो अभी तक कौन कौन से रिफॉर्म्स कर लिए गए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में, उसमें EC का क्या रोल है, इलेक्शन कमीशन का। रिजर्वेशन की जो बात चल रही है कि क्या क्या हमने प्रोवाइड किया था, क्या आगे हम कर रहे हैं, इसकी बात कर लीजिए। मनी एंड मसल पावर को कैसे कर्ब किया गया है, इस पर बात कर लेंगे। क्रिमिनल कंटेस्टेंट्स के साथ कैसे डील किया गया है, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई गई है इलेक्शंस में, जो पेपर ऑडिट ट्रेल है इसके बारे में आप एग्जांपल लिख दीजिए। बूथ कैप्चरिंग का एक फिनोमेना बहुत प्रेवलेंट था, EVM लाने से क्या फ़ायदा हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स से फंडिंग पे क्या असर पड़ा है, एंड एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे अपने मेन बॉडी के फर्स्ट पार्ट में। एंड सेकेंडली हम डील कर लेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बातें होती हैं, फर्दर रिजर्वेशन लाने की बातें होती हैं। ठीक है। तो हमने इन दोनों चीज़ों की बात कर ली, ये आपका मेन कंटेंट हो जाएगा। एंड कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है। इससे होता क्या है, जो एस्पिरेशंस होती हैं वोटर्स की, इनको रियलाइज़ किया जाता है। ठीक है। तो आप बेसिकली ये स्ट्रक्चर रखिए अपने ऐसे का। अब हम देख लेते जो ऐसे सबमिट हुआ था। तो देखिए नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में बात हो रही है, इलेक्शंस आर, ये ऐसे आपने इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा लिख दिया है। आप पहले बात करो एसेंशियल पार्ट है, फिर आप बता रहे हो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में, फिर आप बता रहे हो कि इलेक्शंस इंकरेज करते हैं सिटीजन्स को। तो देखिए ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको, आप केवल टॉपिक की बात लिखिए। एक लाइन में आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए एंड देन जस्ट स्टार्ट विद द मेन बॉडी। ठीक है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है दैट इज़ टू जनरल, आपने बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन लिखा है एंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक डायरेक्टली। इसके बाद आपने एक पिक्टोग्राफ बना के दिया है। ठीक है। एक चार्ट बनाया है, और वो चार्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे नहीं है, वो किस पर है, रोल ऑफ इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी। तो ये तो रेलेवेंट ही नहीं है टॉपिक से, राइट। सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर दिस इन द एग्जाम। उसके बाद आप फिर जो अपना मेन कंटेंट है उसमें आप लिख रहे हो इलेक्शंस के बारे में, आप बात कर रहे हो रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, वोटिंग की बात कर रहे हो, लीडर्स सपोर्ट करते हैं सिटीजन्स के इंटरेस्ट, ये सब क्या है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड, दिस इज़ नॉट रिलेवेंट, सो देयर वॉज नो नीड टू राइट दिस। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद आपने कुछ मुद्दे की बात की है, आप इलिटरेसी की बात कर रहे हो, पॉलिटिकल इग्नोरेंस की बात कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आप बात कर रहे हो करप्शन की, इकोनॉमी की, एजुकेशन सिस्टम, ये सब। एंड आप कैंपेनिंग, पब्लिसिटी वगैरह की बात कर रहे हो। उसके बाद क्रिमिनल्स की बात की है, ये अच्छी चीज़ की है आपने। उसके बाद नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को कैसे वीड आउट किया जाए, बिजनेस, मनी एंड पावर, इन सब की बात की है। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं दिस इज़ रेलेवेंट। सो ये आपका जो पैराग्राफ है ये अच्छा है, बट इसके साथ दिक्कत क्या है, ये बहुत ज़्यादा जनरल है। आपने कोई भी फैक्ट मेंशन नहीं किए हैं, कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं किया है, कोई भी एग्जांपल नहीं लिखा है, एंड बहुत कंजेस्टेड लिख रहे हो आप। मतलब दो लाइंस के बीच में आपको थोड़ा सा गैप देने की ज़रूरत है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू रीड। ठीक है। दिस इज़ हार्ड टू रीड एंड टू कंजेस्टेड, इसको आप थोड़ा गैप देकर लिखो। हैंड राइटिंग अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप बात कर रहे हो कि देयरफॉर टू मेक डेमोक्रेसी द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल वी नीड रिफॉर्म्स। टॉपिक ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है, एंड आफ्टर 1.5 पेज आप कह रहे हो कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सो अगेन दिस इज़ रिडंडेंट, ज़रूरत ही नहीं है ये लिखने की। आगे देखते हैं। फिर आप बता रहे हो कि वोटिंग एज को लोअर किया गया 21 से 18 साल, नाइस पॉइंट। ठीक है। इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हो, प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ लिकर, पीरियड ऑफ कैंपेनिंग का रिडक्शन किया गया है,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आपने बात की है, पोस्टल बैलेट की बात कर ली है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये अच्छा है, रेलेवेंट है, दैट इज़ गुड। फिर आप बात करो कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, ये तो रेलेवेंट ही नहीं, इसको मत लिखिए आप, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की है। तो अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपने ये तो बोल दिया है कि 21 से 18 साल एज गिराई गई है, बट क्यों किया गया था? टू एंश्योर वाइडर पार्टिसिपेशन, ठीक है। ऐसे ही आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे लिखे हैं, बट कुछ इलेबोरेट नहीं किया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ? जो मेन पॉइंट्स हैं आप केवल उनको लिखिए, उनको थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए, सो यू विल राइट टू द पॉइंट। फिर जब आप कंक्लूजन की बात लिख रहे हो तो आप कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, वोटर्स के बारे में बात कर रहे हो, एजुकेशन के बारे में लिख दिया, पैट्रियोटिज्म के बारे में लिख दिया, ये सब क्या है? दिस इज़ नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक। अगेन रेलेवेंस जा रही है आपके आंसर से। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इस आंसर में क्या क्या गलतियां दिखी हैं मुझे। सबसे फर्स्ट जो बिगेस्ट मिस्टेक है, इररिलेवेंस की है, ठीक है। आपका करीब 40 to 50% ऑफ द कंटेंट इज़ नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द टॉपिक, ठीक है। इलेक्शंस का वाइडर एम्बिट है, बट उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट पूछा गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, केवल आप उसी के साथ डील करो। सेकंड, आपने इंट्रोडक्शन बहुत लंबा लिखा है, जो एक लाइन का लिखा जाना चाहिए था इंट्रोडक्शन, आपने उसको पूरा एक पेज का लिख दिया है। उसके बाद जो आपकी राइटिंग है, दैट इज़ नाइस, हैंड राइटिंग अच्छी है, बट योर आंसर इज़ डिफिकल्ट टू रीड बिकॉज ऑफ कंजेशन, ठीक है। आप सभी एस्पिरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि यू हैव टू मेक योर आंसर प्रेजेंटेबल। पैराग्राफ्स चेंज कीजिए, डेटा यूज़ कीजिए, फैक्ट्स यूज़ कीजिए, बिकॉज प्रेजेंटेशन विल फेच यू मोर मार्क्स। आंसर पढ़ने में आसान रहेगा, एग्जामिनर विल हैव अ गुड टाइम रीडिंग इट। उसके बाद दिक्कत क्या है, एक वर्बोसिटी की है। आप क्या कर रहे हो, एक आइडिया पकड़ रहे हो और उसको आप इलेबोरेट करते जाओ। इलेक्शंस पे आपने इतनी सारी बात कर दी है, ठीक है। एक आइडिया पे आप मैक्सिमम 2 से 3 लाइन्स ही लिखिए, ठीक है। एंड लास्टली प्लानिंग का दिक्कत है। मैंने हमेशा ये बोला है कि आप एक ऐसे को लिखने में 18 मिनट्स 20 मिनट्स ले लीजिए मैक्सिमम, बट एटलीस्ट प्लान फॉर 2 और 3 मिनट्स। आप बैठ के ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, पॉइंट्स को आप कंडेंस करके अपने दिमाग में फॉर्म कर लीजिए। स्ट्रक्चर योर आंसर वेल सो दैट यू अवॉइड रेपिटेशन इन योर आंसर। अगर आपने प्लान नहीं किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जो आपने चीज़ पहले लिखी होगी आप उसको बाद में कहीं रिपीट कर दोगे। सो प्लान योर आंसर वेल। अच्छी बात क्या थी, कुछ अच्छे पॉइंट्स बनाए गए थे लेकिन आपने उनको एलैबोरेट नहीं किया। सो आई विल गिव दिस 2 of 5। आगे बात करते हैं। सेकेंड टॉपिक इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो देखिए दोस्तों, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का बेसिक कंसेप्ट क्या है, आप या तो वेपन्स को स्पेस में भेज सकते हो या फिर जो आपके वेपन है वो तो अर्थ पे ही हैं, लेकिन आप स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको फायर या कंट्रोल कर सकते हो। तो ये क्या है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस पर। अब इस पर हम एक ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या करो, सीधे टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर दो। ये जो इसमें 2 साइडेड जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको इंट्रोडक्शन में सीधे लिख दीजिए, सो दैट द एग्जामिनर कम्स टू नो कि आपको एक अच्छा आइडिया है कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस क्या है। जो आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, मेन बॉडी में हम कुछ जनरल चीज़ों की बात कर लेंगे। स्पेस को वेपनाइज कैसे किया गया, क्या हमने वहाँ सैटेलाइट भेज दी, क्या हमने न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस कर दिए, वेपन्स प्लेस कर दिए, कोई ट्रीटी है क्या इसको लेकर, ठीक है। स्पेस वेपनाइजेशन की बात कर ली। उसके बाद हम बात करेंगे कि करंट प्रोग्रेस क्या है अलग अलग नेशंस की वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस में। यूएस की बात कर लेंगे, चाइना, रशिया, ईयू एंड अपना भारत महान इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। एक इसमें स्पेशल मेंशन जाता है नॉर्थ कोरिया को, द रोग नेशन। ये किम जोंग उन बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं कि हम सैटेलाइट्स प्लेस कर देंगे, उनको अर्थ पे क्रैश कर देंगे, यहाँ से मिसाइल लॉन्च करेंगे, वहाँ गिरा देंगे, स्पेस में मैं चला जाऊँगा, वहाँ से गोलियाँ चला दूंगा। तो आप नॉर्थ कोरिया की ज़रूर बात कर लीजिएगा कि जो ऐसे रोग नेशंस हैं इवन वो भी बात करते हैं कि हम स्पेस को वेपनाइज कर देंगे, ठीक है। तीसरा हम एस्पेक्ट क्या डील करेंगे कि ठीक है, अगर स्पेस वेपनाइज हो जाता है तो क्या हम डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट। इसकी बात कर लेंगे। ये आपका हो गया मेन बॉडी। एंड कंक्लूजन में हम बात करेंगे जनरल चीज़ कि भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है इतने बड़े मुद्दे पर, ठीक है। तो चलिए आंसर को एवेल्युएट करते हैं। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस इंक्लूड्स प्लेसिंग वेपन ऑन सेलेस्टियल बॉडीज़ इन स्पेस। अच्छी बात है, आपने सीधी डेफिनेशन की बात कर ली है। उसके बाद आप बोलते हो कि टेक्नोलॉजी स्पेक द वॉर, ये वो सब। देखिए ये क्या है, दिस इज़ नॉट रेलिवेंट, दिस इज़ अ वेरी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट्स आप अवॉइड कीजिए, स्पेसिफिक पॉइंट्स को लिखिए। उसके बाद आप बोलते हो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस टेक्स प्लेस नॉट ओनली स्पेस बट ऑल्सो फ्रॉम अर्थ। ये भी बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट है जो मैंने 2 डायमेंशंस की बात की है। सो दिस इज़ गुड। आपको बेसिकली क्या करना चाहिए था, आपको इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक लाइन बनानी चाहिए थी, उसको आप इंट्रोडक्शन में लिखते एंड देन आप आ जाते मेन बॉडी पर।
फिर आपने बात की है यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया ने भी मिशन शक्ति, एंटी सैटेलाइट मिसाइल ये सब किया है, ठीक है। और आप इसकी बात कर रहे हो, फिर आप चाइना की भी बात कर लेते हो यहाँ पे, ठीक है, चाइना ने किया हुआ है। बट आपको ये लिखने की जरूरत नहीं कि आर रिलेशंस आर नॉट सो फ्रेंडली विद चाइना। हम कम्पीट कर रहे हैं क्या चाइना के साथ? गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या कि हमें चाइना के साथ स्पेस में कम्पीट करना है? नहीं है ना। तो आप इन चीज़ों को मत लिखिए, ठीक है। फिर आप बात करते हो कि यूएस ने स्पेस फोर्स बना दिया 2019 में, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद आप कह रहे हो कि हर कॉइन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, फोकस किसी एक पे ज़्यादा होता है लेकिन हमें दूसरा देखना है। ये सब क्या है? दिस इज़ एमलेस स्टेटमेंट, कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट मेकिंग एनी पॉइंट, आप इसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी है जिसको कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। फिर आप बात कर रहे हो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, ट्रैफिक बहुत क्रिएट होता है, टॉपिक के अराउंड बात कीजिए, ठीक है। फिर आप उसकी बात करो कि लॉट ऑफ स्पेस पोल्यूशन है, कास्नर सिंड्रोम होता है, ये तो हेल्थ इम्पैक्ट है, हाउ इज़ इट वेपनाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधे टॉपिक की बात करो, जितना डायरेक्ट रेलेवेंस की चीज़ें लिख सकते हो उतना लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ ट्रीटीज़ की बात की है, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। आप ट्रीटीज़ की बात कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आउटर स्पेस ट्रीटी है, और उसके बाद पार्शियल बैन ट्रीटी है जिसने न्यूक्लियर टेस्ट को स्पेस, लैंड, वाटर में बैन किया हुआ है। फिर आप पार्कोस की बात कर रहे हो, प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्ड रेस इन आउटर स्पेस। ये सब बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, सो एक्सीलेंट चीज़ है ये आप। लेकिन इसमें आप दिक्कत क्या कर रहे हो, आपने कहीं पे ये नहीं बताया कि वेपनाइज कर कैसे रहे हैं, ठीक है। ट्रीटीज़ हैं बट स्पेस तो अभी भी वेपनाइज्ड है ना, हमने डायरेक्टली वेपन्स प्लेस नहीं किए हैं, लेकिन सैटेलाइट्स को हम गिरा सकते हैं एम करके अर्थ के किसी पॉइंट पे, वेपनाइजेशन हो गया। जो हम सैटेलाइट्स का यूज़ करके अर्थ से वेपन्स लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वेपनाइजेशन। आप इन सब चीज़ों की बात कीजिए। फिर आप नेविगेशन, ट्रैकिंग, रेडार्स, इन सब की बात कर रहे हो, नाविक की बात कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट वेपनाइजेशन। आप देखो ना, गवर्नमेंट ये जो चीज़ें बात कर रही है ये तो वेपनाइजेशन को लेकर नहीं कर रही है। डो नॉट मेंशन दिस डायरेक्टली इन अ स्पेस वेपनाइजेशन टॉपिक, ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि स्पेस एजेंसीज लाइक ये वो इसरो भी, लेकिन क्या ये अगेन आर दे वेपनाइजिंग स्पेस? आपको हमेशा ये क्वेश्चन रखना है दिमाग में, दिस इज नॉट वेपनाइजेशन, मत लिखिए। इसरो को क्यों आप इंक्लूड कर रहे हो इसमें, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में लिखते हो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस शुड बी कंट्रोल्ड फुली, अच्छा पॉइंट है, एंड देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट ट्रीटी फॉर दिस। ट्रीटी तो ऑलरेडी है। मुझे ये आंसर पढ़ के क्या लगा कि जो भी ये लिख रहा है उसको चीज़ें पता हैं, बट उसने टॉपिक को अपने दिमाग में क्लियर नहीं किया है। जो मेन पॉइंट्स आपने लिखे हैं आपने उसको हाईलाइट, एलैबोरेट ज़्यादा नहीं किया है, इरेलेवेंट पॉइंट्स कुछ आपने कर दिए हैं, ठीक है। और ग्लोब के जो मतलब ऑल राउंड द वर्ल्ड जो एडवांसेस है आपने उनको इंक्लूड नहीं किया है। तो 1.5 तो नहीं, आई विल गिव इट अ 2.5, बिकॉज आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स बनाए हैं और दिमाग बस आपको ये चीज़ रखनी है, रेलेवेंस रखना है, एंड प्रायोरिटी वाइज आप पॉइंट्स लिखिए। आप प्लान करोगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले लिखिए। उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट को भी हम देख लेंगे जो कि है सेम सेक्स मैरिजेस पर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप लिख लीजिए कि रीसेंट न्यूज़ क्या रही है, बस, ठीक है। उसके बाद आप मेन बॉडी पर आइए। मेन बॉडी का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाने वाले हैं, हम पहले देख लेंगे कि राइट्स की पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया है, इक्वालिटी का दिया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस वगैरह का दिया हुआ है। सो आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन फेवर, बट आप इसको काउंटर कैसे करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, ठीक है, रीजनेबल लिमिट्स होती हैं, ये सब चीज़ें बात कर लो आप। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स की बात कर लीजिए। सपोर्ट में आप बोल सकते हो कि भाई डेवलप्ड नेशंस में तो सेम सेक्स मैरिज अलाउड है, बट उसका काउंटर क्या है कि भाई यूएस ने तो खुद ही 2015 में ही लीगलाइज किया था हर स्टेट में, और वो भी आफ्टर अ मास मूवमेंट हुआ था। ऐसा नहीं था कि एक बस लॉ पास हो गया, लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था, डिमांड किया था, तब जाके ये सब काम हुआ था, एंड दैट टू इन 2015, ठीक है। वेलफेयर की बात कर लीजिए, जो सपोर्ट करेंगे वो कहेंगे कि नहीं भाई ये तो वेलफेयर का मैटर है, सबके लिए होना चाहिए। जो अगेंस्ट है वो बोल देंगे कि नहीं ये तो बस एक एलिटिस्ट या मिनिस्क्यूल फेनोमेना है, कॉमन मासेस में सेम सेक्स मैरिज अभी भी नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंडियन ट्रेडिशंस की बात करेंगे। जो सपोर्ट करते हैं वो ये बोल देंगे कि भाई हमारे कुछ ऐसे एंशिएंट कल्चर्स हैं जहाँ पे इन चीज़ों का मेंशन दिया हुआ है, और जो अगेंस्ट हैं वो ये बोल सकते हैं कि भाई जो हमारे वेल इस्टेब्लिश ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, ये तो उसके अगेंस्ट है, भाई इंडिया में ये सब नहीं चलता है। उसके बाद मेन स्ट्रीमिंग पर बात कर लेंगे, जो कि मेन स्ट्रीम को सपोर्ट करते हैं सेम सेक्स मैरिज के लिए। वो ये बोल देंगे कि देखिए डाइवर्सिटी तो ओवरऑल सबके लिए अच्छा ही है, लेकिन जो अपोज करते हैं वो ये बोल देंगे कि भाई अगर इन सब चीज़, ये सब चीज़ें लीगलाइज हो गई इंडिया में, तो फिर जो हमारे स्टैब्लिश नॉर्म्स हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी।
उसके अलावा कई सारे मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो कि बायोलॉजी से, नेचर से, इन सब से रिलेटेड है, बट ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमें ये स्ट्रक्चर दिमाग में रख के आर्ग्यूमेंट लिखना है। अब आगे देख लेते हैं। तो इन्होंने स्टार्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट की बात की है, और फिर गवर्नमेंट का रिप्लाई भेजा है सेंटर का। अब देखिए इन्होंने सेंटर के साथ हिज लिख दिया है। अब सेंटर कोई पर्सन नहीं है, तो सेंटर के साथ आपको इट यूज़ करना है, ठीक है, ऑन इट्स डिसीजन। तो इंट्रोडक्शन इज़ गुड। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद आप सीधे लिखते हो आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग सेम सेक्स मैरिज। कोई फ्लो ही नहीं है इन दोनों के बीच में, कनेक्शन कहाँ है, फ्लो कहाँ है। दैट्स वाई ऑलवेज एडवाइस कि पैराग्राफ वाइज बेटर है, बट ठीक है आप पॉइंट वाइज भी लिख रहे हो, यू विल गेट सम मार्क्स। उसके बाद देख लेते हैं। आपने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, बहुत अच्छी बात है। आपने आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 मेंशन किया है, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की है, आपने बोला कि सिग्नेटरी है, ये है, वो है, जो भी है। अब देखिए आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, क्यों? बिकॉज ये दोनों तो राइट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपने ग्लोबल प्रैक्टिस की बात की है। आप कह रहे हो कि ठीक है कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में लीगल है, यूएसए, कनाडा, लेकिन देखिए अगेन यूएसए में कब हुआ था? 2015 में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आप आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग लिख रहे हो, यहाँ पे आपने अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखे हैं। अभी जब हम अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है साथ में लिखने में और अलग अलग लिखने में। अभी तो हम फॉर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रमोटिंग हैप्पीनेस इन सोसाइटी। अब देखिए हैप्पीनेस तो एक बहुत बड़ा टर्म नहीं है, आप जब भी ऐसी चीज़ें लिखते हो यू शुड डील विद वाइडर टर्म्स, ब्रॉडर टर्म को यूज़ कीजिए। ब्रॉडर टर्म क्या है? वेलफेयर। तो प्रमोटिंग वेलफेयर इन सोसाइटी इज़ अ बेटर टर्म, ठीक है। तो आपने कहा है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ सिटीजन्स हैं जिनके बीच में सेम सेक्स मैरिज वगैरह, LGBTQ का ये सब चल रहा है, लेकिन आपने कोई परसेंटेज नहीं दिया है, हाउ मच, कितना है, इसको एलेबरेट कीजिए, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो गुड। फिर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट की बात की है, तो अच्छी बात है कि सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज है, लेकिन दिस डज नॉट परमिट सेम सेक्स मैरिज, ये याद रखिए। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पॉइंट टू बी मेड हियर, ठीक है। उसके बाद आप बात करें रिड्यूसिंग क्राइम्स की। देखिए क्राइम रिडक्शन तो बस एक एस्पेक्ट है ना, मेन एस्पेक्ट क्या है कि आपको मेन स्ट्रीम करना है सेम सेक्स मैरिजेस को। तो आप इसकी हेडिंग चेंज करके अगर ऐसे लिखते कि मेन स्ट्रीमिंग सेम सेक्स मैरिज, तो बेटर होता है, बिकॉज दे विल हैंडल सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वो इंक्लूड जाएंगे मेन स्ट्रीम में, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं, एंड अपनी जो उनके वॉइसेज हैं उनको बेटर रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड पॉइंट, यहाँ तक अच्छा लिखा है। फिर आप आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट की बात करो, फिर आप यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट, देखिए अब यहाँ पे भी आपने लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए। और फिर आप ये बोल रहे हो कि इट रेस्ट्रिक्ट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन, भाई मैन एंड वुमेन के बीच में कहाँ रेस्ट्रिक्शन है। उसके बाद आप बात करते हो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, तो अच्छी बात है, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। देखिए एब्सोल्यूट और सैक्रोसैंक्ट अलग अलग चीज़ें हैं, बी क्लियर ऑन द टर्मिनोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, नाइस पॉइंट, अच्छी चीज़ एलैबोरेट की है आपने। उसके बाद देख लेते हैं अगेंस्ट इंडियन ट्रेडिशंस। अब देखिए अब यही चेंज आ जाता है, आपने जब फॉर की बात कर रहे थे वहाँ पे अपने ट्रेडिशंस का कहीं नाम ही नहीं लिया है, ठीक है। दैट्स आई ऑलवेज से कि आप काउंटर को वहीं लिखना ज़रूरी है और अच्छा रहता है आंसर उससे। आपने ट्रेडिशंस की बात कर ली है लेकिन इलेबोरेट नहीं किया कि कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद आप कह रहे हो क्रिएट हैवक इन द सोसाइटी। हैवक क्रिएट हो जाएगा कि अगर हम लीगलाइज कर देंगे, हैवक नहीं क्रिएट होगा, यू शुड यूज़ बेटर वर्ड्स। उसके बाद आप कह रहे हो कि इट विल क्रिएट हैवक एंड लीड टू, यहाँ पे भी आप हैवक लिख रहे हो, यहाँ पे भी हैवक लिख रहे हो, दिस इज़ रेपिटेशन। और फिर आप बोल रहे हो कि अनवांटेड थिंग्स हो जाएंगी सोसाइटी में, दिस इज़ टू ब्रॉड, आपको बेटर वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। आप लिख सकते हो कि ब्रेकडाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स होगा अगर हम इसको लीगलाइज करते हैं, ठीक है। फिर आप बात करते हो कि ये बायोलॉजी के अगेंस्ट है, इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ डिसीजेस इन द बॉडी। भाई ये क्या लाइन है, ऐसा मत लिखो, आप लिखो इट विल लीड टू इंक्रीज इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। लॉट ऑफ डिसीज है, ये क्या है? दिस इज़ अ पुअर चॉइस ऑफ वर्ड्स। आप अपना रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, आंसर्स और प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल बी एबल टू राइट बेटर। पॉइंट्स अच्छे दे रहे हो आप, ठीक है। फिर आप कहते हो दिस इज़ अगेंस्ट पर्सनल लॉस। आप यहाँ पे भी लॉस की बात कर रहे हो, आपने एक बार पहले ही लॉस की बात कर ली है मैरिज वाले की, तो कंबाइन दीज थिंग्स, दीज आर रिपीटेटिव, ठीक है। तो यहाँ तक आंसर इज़ गुड इनफ। उसके बाद आप बात कर रहे हो कंक्लूजन की, टू ब्रिंग आउट सच चेंजेस इन मैरिज लॉस, ये वो सब स्टेक होल्डर्स ऑफ डिफरेंट हाई पावर्ड कमेटी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, ये करना चाहिए। देखिए आप टॉपिक पढ़िए पहले, ठीक है। हर चीज़ में गवर्नमेंट लाना ज़रूरी नहीं है,
आप अपने बैलेंस्ड व्यूज़ भी दे सकते हो। हर चीज़ गवर्नमेंट क्यों करे भाई, आप भी कुछ बोलो कि भाई एक सोसाइटी में कंसेंसस बनना चाहिए जिसके थ्रू एक मूवमेंट हो जो कि एक सबको सेम पेज पर लाए, सारे सेक्शंस को टुगेदर लाया जाए, अलग अलग कम्युनिटीज़ की व्यूज़ फॉर्म किए जाएं, एक डिबेट होनी चाहिए, उसके बेसिस पे एक कॉमन कंसेंसस इमर्ज हो जिसके बाद एक लॉ इनैक्ट हो। द गवर्नमेंट इज़ नॉट देयर टू डू एवरीथिंग, सिविल सोसाइटी को भी अपना रोल प्ले करना है। सो यू कुड हैव रिटन अबाउट दैट सिविल सोसाइटी के बारे में, क्योंकि आंसर में और कहीं तो आया नहीं है अभी तक। सो आई विल गिव इट अ 2.5 आउट ऑफ 5। आपने क्या किया है, जो आपकी हैंड राइटिंग है ये लेटर ऑन जाके ख़राब होती जा रही है। इतनी प्रैक्टिस रखिए आप कि आप पूरे आंसर को अच्छी हैंड राइटिंग में लिख सकें। एंड ओवरऑल दिस वाज अ गुड अटेम्प्ट, अच्छा आंसर है। आई विल गिव इट अ 2.5 आउट ऑफ 5। आई कुड हैव गिवन इट अ 3, लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि आप ग्रुप करके लिखिए, फॉर आर्ग्यूमेंट के बाद तुरंत एक अगेंस्ट लिखिए, उससे इट गिव्स अ बेटर रीडिंग एक्सपीरियंस टू द एग्जामिनर। सो दैट विल बी ऑल फ्रेंड्स। आप भी अपने आंसर अपलोड कर सकते हो, आई विल इवैल्यूएट देम। कोशिश ये रहेगी कि आप जब ये आंसर्स देखते हो यू राइट ऑन द सेम टॉपिक, जो मैंने गाइडलाइंस बताई हैं उसके अकॉर्डिंगली, एंड जो मैंने इवैल्यूएट किया है अपने तरीके से, आप उसी तरह से अपने आंसर्स को भी सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।